दे पंख मेरे, अभी तो उड़ान बाकी है, नौकरी नहीं है मंजिल मेरी, मेरा तो सपना खाकी है। लक्ष्य वर्धिका सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी लक्ष्य वर्धिका सीरीज की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम जो 6 दिसंबर 2017 का शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था उसके क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस 15 क्वेश्चन में हम सिर्फ 15 मिनट ही लगाएं। सब अपना पेन कॉपी लेकर बैठें, मेरे से पहले अपना क्वेश्चन निकालें और अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे से पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखो x और y दोनों सम संख्याएं हैं। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पे सम या विषम दिया हो तो सबसे छोटी सम संख्या लिख लेंगे। तो x को भी 2 मान लेते हैं और y को भी 2 मान लेते हैं। देखो x भी हमने 2 मान लिया और y भी 2 मान लिया, क्योंकि दोनों को क्या दिया है, दोनों सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2। तो अब देखो x की पावर y करते हैं तो 2 की 2 तो सीधा 2 की 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब तक इसमें कोई विषम संख्या शामिल नहीं होगी x और y में, तब तक उनका आंसर सम ही आता रहेगा। चाहे x की पावर 20x कर दें, x की पावर कितनी ही कर दें, जब तक उसमें अगर कोई विषम संख्या शामिल नहीं होगी तब तक उसका आंसर सम ही आता जाएगा। तो यहाँ पे देखो x y है, दोनों की गुणा करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा, 2 गुणा 2। यहाँ पे देखो x प्लस वाई इंटू प्लस एक्स वाई, तो सेम वही 4 प्लस 4 8 आ गया है, वो भी सम संख्या है। ये देखो x प्लस वाई हमने दोनों को 2 मानना है, 4 प्लस 1 5, तो ये हमारी आ जाएगी विषम संख्या। तो फोर्थ इज दी राइट ऑप्शन। ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है। सम दिया है तो पहली सम संख्या मान लेंगे, सबसे छोटी सम संख्या होगी वही सेम मान लेंगे दोनों संख्याओं को। अगर यहाँ पे हमें ये दिया होता कि यदि x तथा y विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दे देता तो फिर हम क्या करते, x और y दोनों की सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होती है तो दोनों को 1 मान लेते। अब देखो पहला ऑप्शन है हमारा x की पावर y, यानी कि 1 की पावर 1 तो हमारा विषम होता है ना, और यहाँ पे पूछ लेता सम संख्या तो ये हमारा ऑप्शन हट जाता। x y 1 गुणा 1 भी 1 होता तो भी विषम संख्या होती। सेम ऐसे 1 प्लस 1 3 तो विषम संख्या होती। ये हमारी सम संख्या आ जाती, ये भी हमारी विषम संख्या होती। तो इनमें से कोई ये नहीं हमारा आंसर हो जाता। इनमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें अगर विषम संख्या हो और उनसे हमारी सम संख्या आ जाए, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे छोटी संख्या को हम मान लेंगे, वो है संख्या। तो यहाँ पे सम संख्या दी है तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी होती है 2। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले तो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 10 तक की संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है। सबको पता है 21 बार आता है, ठीक है। नहीं पता है तो अब देख लो 1 से 10 तक कितनी बार, 2 बार लिखते जाएंगे, ठीक है। 11 से 20 तक कितनी बार, 10 बार, ठीक है। और फिर 21 से कितना, 21 31 41 अप टू 91, यहां तक कितनी बार हो गया, 8 बार। और एक हमारी होती है 100वीं संख्या में भी 1 आता है, तो टोटल हमारी कितनी आ गया, 21, ठीक है। अगर आपको पता भी नहीं है तो ऐसे करके देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 3, कल की क्लास में यानी कि कल के पेपर में हमें एक सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे दिया था, वो दिया था रूट के अंदर दशमलव वाली संख्या। अब यहाँ पे क्या दी, दशमलव वाली संख्या का स्क्वायर दे दिया। तो अब इसमें कैसे करेंगे, वहां पे मैंने क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर दशमलव के बाद 4 अंक हैं, यानी कि सम कोई भी संख्या है, तो बाहर जो आएगी n का आधा संख्या होके, जैसे मान लो n संख्याएं दे दी अंदर, है ना, n संख्याएं दे दी रूट इसके पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, तो जो बाहर दशमलव के बाद संख्याएं आएंगी वो n/2 के हिसाब से आएंगी। मान लो यहाँ पे अंदर 4 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो जो बाहर संख्या आएंगी उसमें दशमलव के बाद 2 संख्याएं रहेंगी, ठीक है। तो सेम इसमें कैसे करेंगे, इसमें दे दिया स्क्वायर,
तो स्क्वायर में क्या होता है कि दशमलव के बाद अगर एक अंक है और इसका करना है हमें स्क्वायर, तो क्या होगा, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। ठीक है, 2 अंक होंगे। तो अब देखो कैसे क्वेश्चन को करना है। जहां जिस बच्चे को कंफ्यूज हो सकते थे, जहां पे हम आपका कंफ्यूजन बन सकता था, वो सिर्फ इतना ही था कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो स्क्वायर के बाद कितने, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं रहेंगी या कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर तो सेम होता है 49, प्लस यहाँ पे भी 7 है, 7 का स्क्वायर सेम 49। अब देखो पॉइंट लगाते हैं। अब दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या होंगी, 2, क्योंकि यहाँ पे है स्क्वायर। तो ये तो आ गया 0.49, प्लस यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो कितनी के बाद, दशमलव के बाद कितनी संख्या होंगी हमारी स्क्वायर में, 4। तो अब हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4949। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे देखो 200 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया, गुणनखंड पूछा है। तो गुणनखंड निकालते हैं किसी भी संख्या के, जब हम गुणनखंड निकालते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास में पढ़ लेना, या मैं एक इसके अलग से क्लास करवा दूंगी कि इकाई के अंक कैसे निकाले जाते हैं, इतने तक कितने, ये जैसे एक अंक पूछ लिया इसी क्लास में हमारे, है ना, कि एक नंबर कितनी बार आएगा ये वाली, या 200 के गुणनखंड पूछ लिए। तो यहाँ पे देखो ये गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। 200 को सबसे पहले करते हैं हम गुणनखंड। तो 200 का गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले जाएगा 2 से भाग, फिर 2 से 50 पे, फिर से 2 पे जाएगा तो 25 पे, है ना, 25 पे। अब जाएगा 5 पे, 5 से 5 पे, और आगे नहीं जाएगा, और आगे करेंगे तो वो इसी नीचे बच गया हमारा 1। अब देखो 2 की पावर कितनी, 3, गुणा 5 की पावर कितनी, 2। तो यहां पे देखो अब हमारा क्या है, 1 की पावर 1। तो अब देखो 3 से बढ़ा के संख्या लिखते हैं हमेशा इसमें, 2 से ज्यादा 3, 1 से ज्यादा 2। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इसमें हमारा आंसर आएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चौबीस इसका आंसर आएगा। ऐसे गुणनखंड निकालते हैं। अगर आपको गुणनखंड निकालने नहीं आते तो फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद जैसे यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 3। 5 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर 2। 1 है यहाँ पे 1 बार तो 1 की पावर 1। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी पावर्स होती हैं, यहाँ पे जैसे पावर 3 है तो 3 को 1 बढ़ा के लिख लेंगे 4, 2 को 1 बढ़ा के लिखा 3, 1 को 1 बढ़ा के लिखा तो 2, सबकी गुणा करिए किया तो आंसर आ गया 24। तो हमारा जो होता है थर्ड ऑप्शन में। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ये जो 1 आया इसको कंसीडर नहीं करते, 1 को भी कंसीडर करना है इसमें। ठीक है, 1 को भी कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा, 12 नहीं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इस सवाल में 1 की पावर भी लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो कल के पेपर में भी हमारा सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो सेम क्या दे दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। नीचे क्या दे दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और नीचे क्या दिया है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। देखो ए की वैल्यू हमारी 27, बी की वैल्यू है 23, तो इससे तो ये कट जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या बच गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए है 27 और बी है 23, तो हमारा आंसर क्या आ गया 50। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से एक चीज देखिए, यहां से हमें क्या पता चला कि जैसे जब भी क्यूब में संख्या दी हो और नीचे स्क्वायर में संख्या दी हो तो हमारा आंसर तो हमेशा ए और बी से रिलेटेड आना है। अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे संख्याओं को, अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटा देते। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सीधा इसी तरह से करना है। जब भी हमें इतनी बड़ी संख्याएं दी हों तो सीधा दिमाग में अलजेब्रा की थ्योरम आ जानी चाहिए कि अगर इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन दी है तो एग्जामिनर का मकसद हमसे कैलकुलेशन करवाना तो है नहीं, वो तो हमें ये देखना चाहता है कि हमने अलजेब्रा सीखा है कि नहीं, हमें अलजेब्रा आता है कि नहीं, सिर्फ वो ये देखना चाह रहा है। और यहाँ पे हमेशा अलजेब्रा की ही थ्योरम काम करती है। कैलकुलेशन चाहे कितना ही शार्प माइंडेड बच्चा हो, इतनी लंबी कैलकुलेशन इतना जल्दी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा अलजेब्रा की थ्योरम बनेगी, कट जाएगी, एक पावर बचेगी। तो यहाँ पे हमेशा ट्रिक से भी कर सकते हैं कि ऊपर ए क्यूब नीचे ए स्क्वायर, तो हमेशा ए प्लस, अगर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस की संख्या आंसर आ जाएगी। माइनस, यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे नीचे प्लस दिया होता, कुछ ना कुछ तो दिया होता जिससे पावर ये वाली संख्या इस साइड वाली संख्या कट जाती। तो यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे ऊपर माइनस होता तो माइनस का आंसर आ जाता, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50, ठीक है, क्योंकि ऊपर प्लस दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, यदि P की आय का 40% Q की आय के 75% के बराबर है तो Q की आय P की आय का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, P का 40%, तो लिख लेते हैं सीधा P का 40% बराबर है Q का 75%, तो Q का 75% लिख लेंगे। देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटेंगे 8 पे कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15 पे कट जाएगा। अब देखो P बटा Q नीचे आ जाएगा, तो 15 बटा 8, यानी कि अगर P 15 है तो Q 8 है। अब देखो क्या पूछा है, Q की आय, तो Q की आय हमारी क्या आ गई, यहाँ से अनुपात में 8, किससे पूछ लिया, P की आय का कितना परसेंट है। P की आय से अधिक नहीं पूछा, गलती नहीं करनी यहाँ पे, P की आय का कितना परसेंट है। तो P की आय हमारी यहाँ से क्या आ गई 15, तो 15 का पूछा है तो बटा 15 गुणा 100। सेम वही 5 से काटेंगे 20 पे, 5 से काटा 30 पे, सॉरी 3 पे, 160 बटा 3 सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 53.33%, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखो 1 सेकंड का सवाल है और इतना लंबा सवाल देख के क्या होता है, बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों सीधा ऑप्शन से कर लेंगे। यहाँ पे देखो 9:5 में है, सबसे पहले तो कोई एक ऐसी संख्या देखेंगे जो 9:5 में हो। देखो 45 और 25 सीधा सीधा 9:5 बन रहा है ना। लेकिन इसके अलावा भी देख लेते हैं कि कोई और संख्या भी हो जो 9:5 में हो। 35 और 25 को अनुपात में लाएंगे तो 7:5 बन रहा है, ये तो गलत हो गया है ना। संख्याएं क्या है, आरंभ का पूछा है तो आरंभ की संख्याएं हैं हमारी 9:5 में, तो 9:5 में जरूर देखेंगे कि संख्याएं 9:5 में होनी चाहिए। आगे देखो 60 और 50 6:5 में है। आगे देखो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14:9, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सीधा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। वैसे भी करना चाहते तो वैसे भी हो जाता, वैसे कैसे होता, 9x ने तो 10 को पैसे 10 रुपए दिए हैं, किसको, b को। यदि a और b का अनुपात दिया है तो 5x + 10 बराबर है 1/1, क्योंकि दोनों का अनुपात 1:1 हो गया। x से करवा रही हूँ, कहीं आप सोचते कि मैडम को क्वेश्चन नहीं आता था इसलिए ऑप्शन से करवा दिया, इसलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। 5x + 10, 5x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x बराबर है 20 और x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो आ गया ना हमारा आंसर यहाँ से। तो 9x 5x
एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो क्या आ गई संख्याएं 45 और 25। ठीक है, यहाँ से भी हमारा सेम यही आंसर आना है, लेकिन ऑप्शन मेथड से कर लेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत 52 है। x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे सीधा सीधा एग्जामिनर ने हमसे जोड़ पूछ लिया। जोड़ कैसे? संख्याएं देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6, औसत कितना 52, तो टोटल जोड़ कितना आना चाहिए 52 गुणा 6, 5 6 दूनी 12, 1 6 5 30 और 1 31, टोटल जोड़ आना चाहिए 312। और टोटल जोड़ कितना है इसको ऐड कर लेंगे, जो ऐड आएगा उसको इसमें से 312 में से घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 44। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इसको ऐड कर लेना। ऐड करके दिखाऊंगी, टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ एडिशन ही है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, औसत का था जो मैंने बता दिया कि टोटल संख्याएं हैं 6, औसत है 52, तो टोटल जोड़ होना चाहिए 312। अब कितना कम है तो जो आप देख लेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आंसर इसका 44 रहेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा करवाई। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज 6%, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज 9% और तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10% है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपए मिलते हैं। यानी कि उसने राशि अपनी कितने साल तक जमा रखी है? 9 वर्ष तक। और ब्याज कैसा मिला है? साधारण ब्याज। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष तक उसको ब्याज कितना परसेंट मिला है? 6% प्लस अगले 3 वर्ष कितना मिला है? 9%, तो गुणा 9 प्लस अगले 3 वर्ष तक और रही है राशि, क्योंकि टोटल रही है 9 वर्ष। 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, अब कितने रह गए? 3। अगले 3 वर्ष तक क्या मिला है ब्याज? 10%, तो गुणा 10। और ये टोटल ब्याज कितने रुपए के बराबर है? 1650 के बराबर। तो यहाँ पे परसेंटेज में निकाल लेते हैं, 18 प्लस 27 प्लस 30%, क्योंकि सारी चीजें हैं परसेंट में। देखो परसेंट से गुणा किया है, तो टोटल यहाँ से कितना परसेंट आ गया हमारा? 18 और 27 45 और 30 75%। 75% हमारे कितना आ गया? 1650 के बराबर। 1% की वैल्यू बटा 75, मूल्य निकालना है, तो मूल्य तो उसने 100% जमा करवाया था, तो 3 4 3 से काटेंगे कितना घट जाएगा? 550 पे। तो वैल्यू क्या आ गई? 2200 रुपए। तो उसने जो राशि जमा करवाई थी वो कितनी थी? 2200। तो हमारा 2200 कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 kg चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमने अपनी परसेंटेज की क्लास में किया है। कैसे? देखो, मान लो चीनी के मूल्य थे 100 रुपए, बढ़ गए 20% यानी कि हो गए 120, अनुपात में 5 से मूल्य हो गया 6। मूल्य को पलट देंगे तो वस्तु का अनुपात आ जाएगा। मूल्य है 5 से हो गया 6, तो वस्तु 6 से हो गई 5। और यहाँ पे वस्तु का अनुपात, हमारे अनुपात में अंतर कितना आया? 1 अनुपात का। वैसे वस्तु का अंतर कितना दे रखा है? 3 का। तो पहले वस्तु कितनी आ रही थी? अब यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3। तो पहले वस्तु आ रही थी 18, अब आ रही है वस्तु 3 गुणा 5 15। तो अब देखो पूछा कौन सा वैल्यू है हमसे? चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य है, तो चीनी अब आ रही है 15, क्योंकि अब वैल्यू बढ़ी है। तो अब मूल्य निकालेंगे तो 120 बटा 15, 15 8 120, तो कितना आ जाएगा? 8 रुपए प्रति किलो। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति अपनी वस्तु की कीमत लागत मूल्य से 60% अधिक चिन्हित करता है। यदि वह 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सेम वही, लागत मूल्य क्या किया? 60% अधिक किया है, तो यानी कि 160 अंकित कर दिया। ठीक है, छूट दी 30% की, मूल्य 70% बटा 100, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 6 7 42, 4
7 एक कम 7 और 4 11। तो यहाँ पे देखो 100 की वस्तु थी, बेची 112 में, तो लाभ कितना हो गया 12% का। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे देखो त्रिभुज का परिमाप दे दिया, परिमाप क्या दे दिया 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एक भुजा दे दी, यानी कि ए दे दी 11 सेंटीमीटर, और बी क्या आ जाएगी, बी माइनस सी क्या दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 40 में से 11 तो यहीं चला गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची है 29। 3 का अंतर है, 3 इसमें से घटा देंगे 26, 26 को दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे 13। तो यहाँ से देखो बी आ जाएगा मान लो 13, तो सी कितना आ जाएगा 16, दोनों का जोड़ 29, अंतर 3, यही दिया है। सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अब यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारी, तीनों की वैल्यू हमने अलग अलग निकाल ली। तो त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज होती तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाता, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना, ऐसे ही निकालते हैं। ए और एस हमारा क्या होता है अर्ध परिमाप, एस हमारा होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन करके देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा बता दिया कि कैसे होगा। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, तो एस की वैल्यू हमारी यहां से क्या आ गई 20। तो सब चीजों की वैल्यू मैंने बता दी। एस की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू 16। आप खुद के करके देखें, या कहते तो लाओ करवा के दिखा देती हूँ, कर लेना ना, कैलकुलेशन ही तो है, बचा कुछ नहीं है सवाल में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका आंसर मैं कल की क्लास में बताऊंगी। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं, साथ साथ कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, साथ साथ करो। इस सवाल का आंसर अभी कमेंट बॉक्स में लिखना, जैसे ही क्लास आएगी, और कल की क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगी कि आपने जो क्वेश्चन किया था वो सही था कि नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस पेपर का ये सब मोस्ट जो होता है ना टफ क्वेश्चन, वो है 2 रेलगाड़ियां P तथा Q स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। मान लो एक स्टेशन है X और दूसरा स्टेशन है Y। P ट्रेन इस पॉइंट से चल रही है और Q ट्रेन इस स्टेशन से चली है। आगे क्या बोला, दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के पश्चात, तो दोनों रेलगाड़ियां मिल ली मान लो यहाँ पे बी पॉइंट पे, यहां तक दोनों ने आने में समय लिया, सेम पॉइंट पे मिली हैं, सेम समय पे चली हैं, तो दोनों ने समय लिया मान लो टी। समय हमें यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं टी। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है कि दोनों वाई तथा एक्स स्टेशन पे, पी पहुंचेगी वाई पे और क्यू पहुंचेगी एक्स पे। कितना समय लेती है, 5 घंटे तथा 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी पी की गति 54 किलोमीटर है, तो यहाँ पे देखो जो पी रेलगाड़ी है बी से वाई तक का समय कितना ले रही है 5 घंटे, और चाल कितनी है उसकी 54 किलोमीटर गुणा 54, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई 270 किलोमीटर। और इस 270 किलोमीटर की दूरी को क्यू ने कैसे तय किया, 270 किलोमीटर की दूरी को क्यू ने तय किया है टी समय में, है ना, क्योंकि यहां से यहां तक आने में टी समय मानना है हमने दोनों का। और यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बन गई 54 टी, क्योंकि यहाँ पे देखो 54 की गति से आई थी ये पी वाली ट्रेन, तो पी की गति 54 टी, और यहां तक समय कितना 4 घंटे 3 मिनट, तो 4 प्लस 3 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 3/60, तो 3/60 को बदलेंगे तो 1/20, कितना आ जाएगा 81/20। तो ये देखो टोटल दूरी को तय करने में जो क्यू रेलगाड़ी है इसने कितना समय लिया है 81/20 घंटे, तो चाल क्या आ जाएगी 54 टी,
है ना, क्योंकि टोटल दूरी निकाल ली हमने। यहाँ से देखो समय लगा t और चाल थी 54 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल दूरी यहाँ से भी आ गई 54t। इसको तय करने में समय 81/20, तो यानी कि 81 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये भी हमारी क्यू की चाल आ गई, क्यू ट्रेन की चाल आ गई ये भी, और ये भी हमारी क्यू ट्रेन की चाल है। दोनों चाल सेम है तो कंपेयर कर लेंगे, क्यू की हमारी चाल आ जाएगी। तो ये चाल बराबर है 270/t। तो यहां से देखो 54 से कट जाएगा 5 पे, तो टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, टी की गुणा इधर हो जाएगी। 5 से कट गया, सॉरी ये 5 से कट जाएगा 4 पे, तो कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया 81/4। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 स्क्वायर करेंगे तो यहां से कितने घंटे आ गए, 4.5 घंटे। तो निकल जाएगा, अब तो समय आ गया 4.5 घंटे, दूरी है 270, तो 270/4.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगी 0, 10, 2 5 से काटा, 2 पे 5 से 9 पे, 9 तिया 27, 30। तो क्यू की चाल क्या आ गई यहाँ से 60 हमारा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो यहां से हमारी चाल आ गई 60। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, यही क्वेश्चन है जो इस एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन आया है अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। देखो 2 लड़के हैं, मान लो ए और बी, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 7:9। यहाँ पे देखो दोनों में अनुपात की वैल्यू सेम बढ़ रही है, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। अगर सेम नहीं बढ़ती तो हम सेम करते, तो यहाँ पे तो सेम ही दे रखी है, तो 2 अनुपात की वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी, 4 वर्ष। 1 अनुपात की वैल्यू 2 वर्ष। तो यहाँ पे देखो वर्तमान आयु फिर क्या आ जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू 2 है, तो एक की आयु तो आ जाएगी 10 वर्ष और दूसरे की आ जाएगी 14 वर्ष। अब हमसे क्या पूछा है कि 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों में पहले 14 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 24:28, जो हमारा होता है 12:14, और 2 से काटेंगे तो 6:7। तो क्या आ जाएगा, हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और आज की हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन। सी, डी और ई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी की क्षमता डी की 2 गुनी है और ई की क्षमता डी की 3 गुनी है, तो ई अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।